अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी 3 चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम इस वीडियो में भी इंशाल्लाह 3 चैप्टर ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस इज़ केमिकली। लाफिंग गैस का जो केमिकल फार्मूला है वो पूछ रहा है। N2O है जी कि लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ HNO3 इज़ ट्रू। अब जो रिएक्शन वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, आपको मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। सेकेंड ईयर में ना बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, स्पेशली चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और आई थिंक 6 तक। ये बेइंतहा रिएक्शंस हैं इन चैप्टर्स में। कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपको वैसे पता होने चाहिए, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो याद होने चाहिए, ज़ुबानी भी पता होने चाहिए। लेकिन सब आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेजर जो पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट की आपको पहचान ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे करंट जो MCQs आया हुआ है उसमें A, B और D में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सिर्फ C के केस में थोड़ा फ़र्क है। तो होने को चांसेस हैं कि C ठीक हो, बाकी A, B और D गलत हो। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है तो आपने सबसे पहले C को ही देखना है। सी में देखें कि दोनों साइड पे नंबर बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें सी में तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएंगे 3 और नाइट्रोजन यहाँ पे है 2, तो ये हो गया 3 + 2 5। यहाँ पे तो नाइट्रोजन 8 है, तो हमारा सी ऑप्शन कंफर्म हो चुका है कि गलत है। अब हम ए से स्टार्ट कर देते हैं देखना। हमने सिंपली बैलेंस करनी होती है इक्वेशन, क्योंकि प्रोडक्ट उसने खुद ही सेम दिए हुए हैं, तो हमने सिंपल देखना है कि इक्वेशन बैलेंस कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि 8 जो है नाइट्रोजन, मैं सिर्फ अभी नाइट्रोजन के हवाले से देख रहा हूँ क्योंकि कॉपर भी उसने तकरीबन सेम ही रखे हुए हैं सब में। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे 2 हैं, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएंगे और 2 ये हैं, तो टोटल हो जाएंगे 8। नाइट्रोजन यहाँ पे 8 हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन तो एटलीस्ट मैच हो रहे हैं। अभी मैं इस ऑप्शन को यहीं पे छोड़ूंगा, अभी आगे नहीं करता। अब आ जाता हूँ मैं बी ऑप्शन पे। यहाँ पे भी 8 नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे 3 2 6 बन रहे हैं और एक ये 7, तो बी ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब मेरी चॉइस रह गई है ए और डी के दरमियान। ए में यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 4 नाइट्रोजन है और राइट साइड पे 6 आ रहे हैं और 7 8 हो रहे हैं, तो ये भी मेरा गलत है। सिंपल पता चल गया कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। मैंने सिर्फ नाइट्रोजन को देखा है, मैंने भी बाकी किसी भी चीज़ को नहीं देखा, लेकिन मेरे नाइट्रोजन से ही क्लैरिटी हो गई है कि मेरा ए ऑप्शन ठीक होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यही स्ट्रेटजी है। रिएक्शन याद करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपका रट्टा अच्छा है तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से करके भी रिएक्शंस को याद कर सकते हैं, और इसमें 100% श्योरिटी है कि गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर गिव्स। ऑक्सीडेशन जो है ना NO की जब एयर में हो तो हमें मिलता है N2O4। तो यहाँ पे N2H4 है, गलत है। B भी गलत है, C भी गलत है। जो रिएक्शन होगा ना, NO ऑक्सीडेशन हो रही है प्लस O2 आ जाएगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा N2O4। ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, और बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को यहाँ पे 2 लग जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हमारे पास नन ऑफ दिस इसका जवाब हो जाएगा। ये भी बुक की ही चीज़ें हैं सारी, इसमें कोई है नहीं। वैसे मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है हिंट करेक्ट आंसर इज़ N2O4, इसलिए नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इफ़ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। द मेन लॉस इन द प्रेसिपिटेशन आफ्टर फिल्ट्रेशन आर, क्लोराइड आयन की है, और ये 2 माइनस नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ये टाइपिंग एरर है, सिंपल माइनस आएगा क्लोराइड आयन। अब है क्यों, देखिए एक्वस सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, तो उसमें बेरियम और क्लोरीन जो हैं वो वैसे ही कम मिकदार में होंगे। जो AgNO3 है वो एक्सेस में होगा, तो जो फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास मतलब फिल्ट्रेशन में जो प्रेसिपिटेशन लॉस में आ जाएगी वो हमारे पास क्लोराइड आयन होगा। जो नीचे सॉल्यूशन में हमें चीज़ मिल जाएगी वो होगा Ag प्लस, और इसके अलावा NO3, ये भी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। इसमें भी टाइपिंग एरर है, और सी बेरियम आ जाएगा। तो जो सिर्फ इसमें लॉस आ रहा होगा वो क्लोराइड आयन का है।
विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5A इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है फिफ्थ ग्रुप में, तो नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पोटाशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद H2S टू प्रोड्यूस। अब रिएक्शन आपको देखना होगा पोटाशियम परमैंगनेट का, ये बुक में है, वहाँ से भी देख सकते हैं, चैप्टर वैसे साथ मेंशन है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट है, KMnO4 रिएक्शन हो रहा है H2 इसके साथ, और इसमें जो कैटलिस्ट के तौर पे आ रहा होता है साथ वो H2SO4 होता है, तो वो भी कर लेंगे। ये रिएक्शन है सिंपली, अगर आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। प्रोडक्ट्स बन के आएंगे, एक होगा सिंपल सल्फ़र, एक हमारे पास आएगा K2SO4 जो होगा पोटाशियम सल्फेट, और एक होगा MnSO4 जो होगा मैंगनीज सल्फेट, और एक आ जाएगा साथ वाटर मॉलिक्यूल। तो उसमें से देखो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, ऑक्सीजन नहीं बन रहा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन रहा, तो हमारे पास बच क्या गया है, ऑप्शन सल्फर बनना है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। Quartz crystal has typical tetrahedral structure between oxygen and silicon atoms. How many silicon atoms are connected to one oxygen atom in this structure? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना कंफ्यूज कर देता है, मतलब कि देखते ही ना कि कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो मेरे हिसाब से है आंसर इसका बनता है 4। अब कंफर्म नहीं है कि की में भी 17, क्योंकि 17 की है तो शायद कि इस की में यही था या 2 था, मुझे वो 100% इस वक्त श्योरिटी नहीं है। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर में भी शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैज़ टिपिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाउ मैनी सिलिकॉन एटम्स आर कनेक्टेड इन दिस स्ट्रक्चर। अब कह रहा है स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो खुद बता रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का मतलब होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो भी होगा उसमें किसी एक के साथ 4 मिल रहे हैं, तो इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का होता है, यानी कि एक सिलिकॉन एटम होता है ना अगर सेंटर में, तो उसके एक साइड पे O होता है, दूसरी साइड पे O होता है, तीसरी साइड पे O होता है, और चौथी साइड पे भी O होता है। तो इसके हिसाब से मैं देखो तो 4 ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, और यही जो O है फर्दर एक और सिलिकॉन के साथ यहाँ पे मिल रहे होंगे। जो इसका फार्मूला होता है वैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से बन रहा होता है, यानी जैसे ये हैं O तो ये भी सिलिकॉन से यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो इसकी बेस पे मैं देखूँ तो एक सिलिकॉन एटम के साथ, जैसे कि ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन इस वक्त मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 4 ही बनता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अपने टीचर से भी कंसल्ट करिएगा। मेरे ख्याल से की में शायद 2 था, या टाइपिंग एरर हो सकती है, वो मे बी मैंने तब गौर से ना देखा हो, इस वजह से भी हो सकता है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से 4 बनता है, लेकिन जो की में था वो 2 था। इन द रिएक्शन H2S प्लस NO2 H2O प्लस S प्लस NO2 एक्ट एज, यहाँ पे NO2 जो है वो एक्ट कर रहा है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि गेन, कोई भी उस जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। ये है की में देख लें कि 7 पे C ही लगा हुआ है, मेरे हिसाब से A बनता है। बाकी आप लोग चेक ज़रूर करिएगा, अपने टीचर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मुझे यही लगता है, जो मेरी गट फीलिंग कहती है, जो मैंने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, मैंने इंटरनेट से भी सर्च किया है, मैंने जो स्टडी किया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बनती है। बाकी गलती होने के चांसेस होते हैं, अगर हो मसला तो करेक्शन करिएगा, लेकिन अपने टीचर से कंसल्ट करने के बाद। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट MCQs है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ, किन के दरमियान स्ट्रॉन्गर होगा, HF की, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की सबसे कम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहता है इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। H2O H2S BF3, ये MCQ ऐसा है कि इसकी ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, इस चैप्टर में ही इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 8 9 या 10 में से कहीं पे आता है, और ये बार बार एग्जाम में आया है, बहुत दफ़ा आया हुआ है, इवन इसी में देख लें कि दोबारा आया होगा नीचे। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, S2P6 जो है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, 2s ऑर्बिटल में और 6p ऑर्बिटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो फिर से BF3 आ गया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। कहता है कि इनमें से कौन सा है जो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है। तो क्लोरीन को यूज़ करते हैं। हाँ, बुक में आप लोगों ने शायद एग्जांपल पढ़ी भी हो कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन उसकी क्लोरीनेशन करते हैं। विच इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और बहुत बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ये भी रिपीट हो गया है। S2P6 अभी हमने पीछे देखा था। विच विल रिएक्ट विद अयूरम यानी कि गोल्ड टू अयूरम +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो क्लोराइड आयन करता है। करता कैसे है और क्यों करता है, हमें पता है कि जो गोल्ड होता है ना, पहले तो क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन जो है ना कास्टिक मेटल है और ये ज्वेलरी को डैमेज करता है। अब हमें पता है कि जो ज्वेलरी बनी हुई होती है गोल्ड या सिल्वर की, उसे उसमें साथ एलॉयड मेटल्स भी ऐड किए जाते हैं जैसे कि जिंक और निकल। और जो क्लोरीन होता है ना उन एटम्स मेटल्स को लीच आउट कर देता है, उन्हें निकाल देता है। तो यहाँ पे जो उस हिसाब से AU से AU3+1+3 बन रहा होगा वो क्लोरीन की वजह से बन रहा होगा। डैश इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइपोक्लोरस एसिड रिएक्ट्स विद फॉर्मिक एसिड डिजोल्व्ड इन वाटर। CHCl3 है और ये L कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, क्लोरीन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब हमने पीछे देखा है क्लोरीन तो कंफर्म है, लेकिन ओजोन जो है वो भी यूज़ करता है जो कि बहुत इफेक्टिव मेथड है, मोर इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वेरी इफेक्टिव है। तो ये तीनों मेथड ही हम डिसइंफेक्ट वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Polytetrafluoroethane is a polymer used as a coating in non-stick kitchen utensils and for replacement bone joints. One of the stage in manufacture of polymer is 2CHClF2 changing into 2HCl plus C2F4। हमने सिर्फ हीट चेंज देखना है, पॉजिटिव है। नीचे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि ऊपर जो उसने बात की हुई है बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये 2 लाइनें ऊपर सिर्फ उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए दिए। हमारा मेन क्वेश्चन ये है, एक ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में ये जो है हीट पॉजिटिव है, सिर्फ इसी को हमने देखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। इक्विलिब्रियम को राइट की तरफ शिफ्ट जो करेगा वो हाई टेम्परेचर होगा। अगर हाई प्रेशर के हिसाब से बात करें, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हैं उन रिएक्टेंट साइड पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें कैटलिस्ट का पता है कि कैटलिस्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पे कुछ भी असरअंदाज नहीं होता। और जो कैटलिस्ट का मेन पर्पस होता है ना वो सिर्फ एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट करना होता है। सॉरी, एक्सेलरेशन को नहीं, रिएक्शन को एक्सेलरेट करना होता है। तो हमें पता है कि सी का तो कोई है ही नहीं ना काम जो शिफ्ट पे हो। अब उसके हिसाब से देखा जाए ए और बी दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकते क्योंकि डी ऑप्शन में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। जब सी है ही नहीं, हमें टेम्परेचर का कंफर्म पता है कि वो राइट पे शिफ्ट करेगी। हमने पीछे चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक पार्ट 1 के चैप्टर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर 7 में था शायद इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हाई टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पे एक्ट कर रहा होता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हाई प्रेशर से लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ ही जाएगा और कैटलिस्ट से कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। एक्वेरिजिया इज फॉर्म्ड व्हेन HCl एंड HNO3 आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग रेशियो। 1:3 है। ये है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। कहता है कि इनमें से कौन सा एक टिपिकल ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो रेडोन जो है रेडियम, सॉरी मुझे कन्फ्यूजन होते है रेडोन और रेडियम में क्योंकि RN आई थिंक रेडोन का है और रेडियम का RA है, तो इसमें थोड़ी सी माजरत है। RA जो है ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल नहीं है, ये आई थिंक सेकेंड ग्रुप में वो एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़, कि मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर ठीक है कि कार्बन की परसेंटेज किस में कितनी होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो कास्ट आयरन में जो का परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो कि होती है तकरीबन 2.5 से 4.5% तक। और जो स्टील है उसमें होती है 0.25 से 2.5% तक। और जो रॉट आयरन है उसमें होती है 0.12 से 0.25%। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि कास्ट में सबसे ज़्यादा, स्टील में उससे कम और रॉट आयरन में सबसे कम होते हैं।
विच मेटल इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। एलुमिनियम को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है थर्माइट प्रोसेस में, तो जो एलुमिनियम है ऑक्सीजन के साथ मिल के, जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो एम्फोटेरिक कंपाउंड बना लेता है। एम्फोटेरिक नेचर में जो होता है, या कह लें कि ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये एक स्टैंड के तौर पर काम कर रहा होता है कंपाउंड्स के दरमियान जो कि नेचर में बेसिक हो या एसिडिक हो। तो एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन CuNH3 होल 24 कहते 4 है और ऊपर 2+ आया हुआ कोऑर्डिनेशन। तो हम ये सिंपल है, ये वैसे याद ही करना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट है। अब मुझे इस वक्त नहीं याद, इसे कॉन्सेप्चुअली भी किया हुआ है, हमने पढ़ा था अपनी क्लास में, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लाटीनियम इन PTClNO2 ब्रैकेट बंद NH3 ब्रैकेट बंद 7 4 आ गया, और ऊपर ओवरऑल जो नंबर दे रहा है -2 दे रहा है। तो इस केस में प्लाटीनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो +6 होगा। ये भी बुक से है, ज़ुबानी याद कर लें इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हेर्थ प्रोसेस फ्राम ऑल ऑफ दीज। रॉट आयरन से भी की जाती है, कास्ट आयरन से भी की जाती है, स्टील स्क्रैप से भी की जाती है। Steel is an alloy containing 0.25 to 2.5% carbon and traces of other metals. It is further classified as, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, ये हमने भी देखा था पीछे कि स्टील है ना, उसकी परसेंटेज होती है उसमें कार्बन की, और स्टील की जो टाइप्स हैं फर्दर वो माइल्ड स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है और हाई कार्बन स्टील है। तो ये तीनों ही जो हैं वो ठीक ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ जाएगा। नीचे कहता है बैलेंस दी रिएक्शन। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो वही मेथड है जो पहले पीछे हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर 4 में, उसी हिसाब से आप लोगों ने देखना है। इस वक्त मैं ऑप्शन आपको लगा देता हूँ, सी ऑप्शन है। अब देख लीजिएगा क्यों सी है और बाकी कोई क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कंप्लीट द रिएक्शन। अब यहाँ पे उसने खुद एक रिएक्शन दिया। मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि आपको रिएक्शन हल्के फुल्के, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के याद ज़रूर होने चाहिए, मेनली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस केस में बन रही होती है। तो ये वही केस आ गया है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये वाले कंपाउंड्स बन रहे होंगे और ये आपको ज़ुबानी ही याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ख़ास ट्रिक नहीं होगी। स्टील इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हेर्थ प्रोसेस, फिर से वही आ गया है। रॉट आयरन से कहता बनती है, कास्ट आयरन से बनती है, स्टील स्क्रैप से, ऑल ऑफ दी अबव। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि सारे मेटल्स होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कहते हैं ऑल ऑफ अबव है। तो ऑल ऑफ द अबव है, एग्जिस्ट करते हैं ये जो है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान में, और यानी कि ये मेटल्स भी हैं सारे और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये हमने वैसे पीछे डिस्कस की हुई है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये +2 +3 से लेके +7 तक इनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। इसका जो ट्रेंड है वो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक पहले तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ हो रही होती है और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 12 है, पोटाशियम परमैंगनेट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ रेडॉक्स एजेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने शायद इसका पीछे रिएक्शन भी देखा है, शायद, कंफर्म मुझे याद नहीं है। आई थिंक था ये कि MnO4 वाला जो कुछ करके था ना, पोटाशियम परमैंगनेट, चेक कर लीजिएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रू स्टेटमेंट अबव paramagnetic property of transition elements is r presence of unpaired electron in atom and molecule, weakly attracted by strong magnetic field, उसके बाद है weakly repelled by strong magnetic field। डी ऑप्शन में क्या था, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो है ये उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं एटम और मॉलिक्यूल के केस में, और वीकली अट्रैक्टेड बाय होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। Question 14 है, tubes are made of steel, can be hammered while hot, but a cutting tool is also made of steel, cannot be hammered while hot due to। उसकी वजह यह है कि उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, कटिंग टूल में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उन्हें की हैमरिंग करना पॉसिबल नहीं होती। ट्यूब्स के केस में नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी हैमरिंग करना क्वाइट ईजी है एज़ कम्पेयर टू कटिंग टूल। तो यहाँ पे हमारे पास जो बता रहा है ऑप्शन, मोर कार्बन कंटेंट इन कटिंग टूल,
वो ठीक है, मोर आयरन कंटेंट नहीं, मोर सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट इन कटिंग टू नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये थे हमारे आज के चैप्टर 4, 5 और 6। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।